नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर और मुंबई में और देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो छात्रों के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें शामिल कुछ छात्रों के साथ मुलाकात की और उनकी आपबीती सुनी। इसके बाद मीडिया के सामने भी इन छात्रों ने अपनी परेशानियों को साझा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इन युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। आइए जरा सुनिए यहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. तो इस दौरान जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई से आई रिया अहीर, जिसने मुंबई में पुलिस की वैन को रोका था, आपको याद होगा, उसने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। आपको याद होगा एक तस्वीर, वो तस्वीर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारे इस स्क्रीन पे। उस तस्वीर में एक पुलिस वैन है, बस है, वैन नहीं बल्कि बस। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये रिया है। और रिया भी आई आज राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे पहले मुलाकात हुई। रिया क्या कह रही हैं सुनिए जरा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। तो रिया को भी आप सुन रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से मिलने झारखंड की नूतन टोप्पो आई। नूतन टोप्पो को पीछे से पैलेट गन से कान पर जो छर्रे लगे थे, आपको याद होगा, वो ICU में भर्ती थी, उसके बाद निकली और उसने, नूतन टोप्पो ने बताया है कि कैसे हमारी तरफ पैलेट गन लगाकर रखी गई थी, मेरे पीछे मुड़ते ही गन फायर कर दिया गया जिससे मुझे चोट आई और इसके बावजूद मुझे जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर लड़ूंगी। ये कहना है नूतन टोप्पो का, सुनिए ज़रा। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी
ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन्स यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले हम खड़ा होंगे जरूर। तो झारखंड की नूतन टोप्पो, फायर किया गया, कान पर यहाँ छर्रे लगे पैलेट गन के, उसके बाद भी ये कह रही हैं कि जब भी मौका लगेगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ी रहूंगी। उत्तर प्रदेश की फराह नाज ने भी बताया कि हम 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद पुलिस ने हमें हिरासत में रखा और हमें देशद्रोही कहा गया। लेकिन कोई कुछ भी सोचे, हम देश और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। सुनिए जरा फराह नाज को। मैं फराह नाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पर एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फराह नाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फराह नाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सुन रहे थे आप, यहाँ फराह नाज कह रही हैं कि अगर मुस्लिम नाम है तो अलग लिस्ट बनेगी, ये लोग देशद्रोही हैं। और ये दिल्ली पुलिस की करतूतें यहाँ बयां की जा रही हैं। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में मुस्कान शर्मा भी थीं, जिसने साफ कहा कि जब मैं अपना नाम सिर्फ मुस्कान बताती हूँ तो लोग मुझे मुस्लिम समझने लगते हैं और मेरे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगता है। सुनिए यहाँ मुस्कान को। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप ज़्यादा इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप तरफ डराया जा रहा है, आपकी परीक्षा हो रहा है, even when you are standing here, what makes you standing here? No, but I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं।
What makes you standing here? They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। तो यहां राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें साझा करने की कोशिश की और इन बच्चों की जुबानी यहां लाने की कोशिश की जिसके जरिए देश समझ सके कि आखिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया और आखिर आज क्यों विपक्ष अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, यहां देखिए वीडियो के साथ में, कि भारत के भविष्य को देखिए, भारत के भविष्य को देखिए, युवा निडर, बेबाक, देशभक्त और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, न संसद आने का साहस और न जवाब देने की हिम्मत। तो कुल मिलाकर केंद्र की सत्ता में तीसरी पारी खेल रहे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बुरी तरह घेर लिया है। आज संसद में भी विपक्ष ने अमित शाह के वापस आने को लेकर नारेबाजी की और साथ ही मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक मार्च भी निकाला। देखिए जरा। इस मार्च में लगभग सारा विपक्ष साथ था, जो मोदी सरकार के लिए और परेशान करने वाली तस्वीर है। जिस तरह विपक्ष ने इस बार पीछे न हटने का प्रण ले लिया है, उसमें ऐसा माहौल बन गया है या बन रहा है कि मोदी को अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह का इस्तीफा भी लेना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि आज विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच लोकसभा कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित हो गई और इसके फौरन बाद किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से उनके कक्ष में मुलाकात की। रिजिजू ने परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का सहयोग मांगा, जिसे सरकार मौजूदा सत्र में फिर से पेश करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने किरण रिजिजू से साफ कहा कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और जंतर मंतर पर 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। यानी राहुल गांधी ने विपक्ष का फैसला सुना दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने अमित शाह के न आने पर, संसद में न आने पर, संसद तो आ रहे हैं लेकिन सदन में न आने पर जो कुछ कहा है, जरा सुनिए प्रियंका गांधी को। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा। तो यहां पे आप साफ साफ प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर अमित शाह दरअसल घिरते जा रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां इससे जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हिंसक प्रतिक्रिया कभी समाधान नहीं हो सकती, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ती है। सीजेआई ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत लोगों की बात सुनना है। यह समझना जरूरी है कि वे क्या कह रहे हैं और किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि शक्तिशाली राज्य की ओर से अत्यधिक सख्ती बरतने से स्थिति और बिगड़ सकती है। मामलों को वापस लेने का निर्णय संभवतः इसी सोच के साथ लिया गया होगा, यहां पर कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये युवा हैं, इन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राज्य की ओर से अनावश्यक आक्रामकता स्थिति को और हिंसक बना सकती है, इससे बचना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आक्रामकता अनावश्यक है और मामले को बिगाड़ सकती है। अब अमित शाह इस नसीहत को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये तो वही जाने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सदन में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले कदम की तैयारी कर ली है। आज उन लोगों की बैठक थी, आज सीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि अब सरकार की इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पॉलिसी यानी E20 पेट्रोल, उसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और झारखंड में कथित एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने पर
रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अभिजीत दिपके ने कहा है कि सीजेपी अभी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा और एक ऐसा मूवमेंट बनने पर फोकस करेगा जो बदलाव ला सके। दिपके ने कहा कि लोगों का जुडिशरी, पॉलिटिक्स, मीडिया और चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है। हमारे आंदोलन को पूरे देश में सपोर्ट मिला। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, सपोर्ट सिर्फ एजुकेशन के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी था। इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टियों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि लोग सुबह एक तरफ को वोट देते हैं, यानी एक पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन शाम तक सरकार कोई और बना लेता है। दिपके ने यह भी कहा कि अभी के लिए सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप होगा, क्योंकि भारत को अभी एक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। वहीं पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने भी, जी हां, सौरभ दास जो पार्टी के सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक ग्रास रूट लेवल के मूवमेंट के तौर पर काम करेगी। यानी पॉलिटिक्स में हम कदम नहीं रख रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के मूवमेंट में के तौर पे हम लोग काम करेंगे, प्रेशर ग्रुप बनाकर काम करेंगे। तो अब मोदी सरकार को दोहरे विपक्ष का मुकाबला करना पड़ेगा। एक तरफ पॉलिटिकल विपक्ष, एक तरफ नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल कह लीजिए वो विपक्ष। एक जो राजनीतिक विपक्ष रहेगा और दूसरा जो राजनीति से दूर रहकर दबाव बनाने का काम करेगा। इन दोनों दबावों को झेलना होगा। क्या दोहरे दबाव को नरेंद्र मोदी झेल पाएंगे? लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संबित पात्रा आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, वहां कोई पायलट गन नहीं चलाया गया, कोई फायरिंग नहीं हुई। ये सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही गई है। आखिर क्यों हड़कंप में है बीजेपी? मामला क्या है? अंदर खाने चल क्या रहा है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। इस दोहरे दबाव को, डबल प्रेशर को क्या नरेंद्र मोदी झेल पाएंगे या उससे पहले अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? ये सारी बातें आज इस चर्चा में हम करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथी भारत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में उनका भी करता हूं स्वागत, और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत इस्तकबाल है। आगे बढ़े। स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं आप, जिसमें एक लड़का भी था, बाइट नहीं सुना पाया, लेकिन मोर और लेस अपनी आप बीती और सबकी आप बीती अभी आपने सुन ली। परेशान बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, जो एक लीडर अपोजिशन को करना चाहिए था वो आज राहुल गांधी ने किया। देखिए हमारे ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, 17 से 21 साल के बच्चे, जिन्होंने वीरता के मापदंड को स्थापित किया और ये बताया कि ये देश वो देश है जो सरदार भगत सिंह का देश है, पंडित चंद्रशेखर आजाद का देश है, अशफाक उल्लाह खां का देश है। मैं भी चाहता था रिया अहीर जैसी लड़की को मैं देखूं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी के साथ बगल में वो खड़ी हुई और जिस प्रकार से उसने कहा कि मैं वो लड़की नहीं हूं जिसने पुलिस के वैन को रोका, मैं वो लड़की हूं जिन्हें इलीगल डिटेंशन में 20 बच्चों को ले जाया जा रहा था, मैंने उन्हें मुक्त कराया। मुस्कान की बात भी सुनी। इसका मतलब ये है हमारे देश के युवा पीढ़ी के अंदर ये बात समझ में आ गई है उनको, ये बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पे झारखंड की लड़की खुद बता रही है, पैलेट गन से उसके दाएं कान का बिल्कुल भेद गई थी वो, और उसके बाद स्टिचेस लगा के 2-3 घंटे ऑपरेशन करा के उसको उपचार दिया गया है। और इधर संबित पात्रा कह रहे हैं कि कोई पैलेट गन नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। देखिए इन बच्चों को मदद की आवश्यकता है, इनको समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि इन बच्चों को पहचान के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाके इनको आतंकित कर रहे हैं और इनको धमका रहे हैं। तो राहुल गांधी को, राजीव जी, जो करना चाहिए था, इन बच्चों को ढांढस देना चाहिए था और इन बच्चों को ये बताना चाहिए था तुमने के लिए जिस प्रकार से ये अपनी कुर्बानी दी है और गालियां तुम लोगों को मिल रही हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, देश तुम्हारे साथ खड़ा है, न केवल विपक्ष तुम्हारे साथ खड़ा है, इस देश के सारे वो लोग खड़े हैं जो देश को एकता और अखंडता की तरफ ले जाना चाहते हैं। और ये गुंडे बदमाश, ये गोडसेवादी अगर तुमको परेशान करते हैं तो राहुल गांधी भी तुम्हारे साथ खड़े हैं और सब तुम्हारे साथ खड़े हैं।
अभिजीत दीपिके ने जिस प्रकार से स्पष्ट कर दिया वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। देखिए राजीव जी, मेरा तो मानना बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आज के तारीख में या तो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करते हुए इंडिया गठबंधन में आ जाएं। जो भी आदमी थर्ड फोर्स बनने की कोशिश करता है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में उसको मानता हूं, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाइए या भारतीय जनता पार्टी का अगर विरोध करना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन में आ जाइए। अगर अलग लड़ाई लड़ने की आप बात करते हैं, इसका मतलब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी बीजेपी वोट, ये जो गुंडागर्दी के खिलाफ वोट पड़ने वाला है, इसको डिवाइड करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को साधुवाद कि आज के तारीख में वो बच्चे जिनको डराया जा रहा है, गुंडों द्वारा डराया जा रहा है, अपने बगल में खड़े होकर उनको मंच देकर राहुल गांधी ने दिखा दिया है हमारे देश के युवा ये न समझें वो अकेले हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक तरफ गुंडे बदमाश खड़े हैं और बाकी तरफ पूरा देश खड़ा है और हम गुंडे बदमाशों के विरोध में अपने इन बच्चों के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कुछ बच्चों से मुलाकात की थी, उनको भी लेके आए थे। पायलट गन जिसे एक यंग जो युवा जो छात्र थे उनको जो पायलट गन से पूरा का पूरा राइट साइड का जो हाथ है, सीना है, वो छलनी हो चुका था, उसको उन्होंने दिखाया था राहुल गांधी ने, आप याद कीजिए कुछ दिन पहले। और अब इनसे मुलाकात, इस मुलाकात और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आना। प्रशांत जी जरा आपके पास आना चाहता हूं, और ये लगातार हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। युवाओं ने एक रास्ता दिखाया है, युवाओं ने विपक्ष को वहां तक पहुंचाया है जहां से अब विपक्ष का काम आगे बढ़ना है। यानी युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, विपक्ष के सामने चुनौती है अब अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी तय करने की। अमित शाह ये बताएं कि उन्होंने क्या, क्योंकि पुलिस उनके अंतर्गत है, क्या ये ऊपर से टॉप लेवल से ये सब कुछ कहा गया था कि फायर कीजिए, क्या इतनी जो बर्बरता है वो करने का आदेश आखिर किसने दिया? इन छात्रों के ऊपर 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे जिनको पीटा गया, आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? और इसमें राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना मायने रखती है? जी राजीव जी, ये अगर हमने इन छात्रों को सुना और आप देखिए कि इनको संविधान की जानकारी है, इनको पुलिस प्रोसीजर्स की जानकारी है, जिस तरीके से रिया बात कर रही थी, इनको जिस तरह से मुस्कान ने बात किया और जिस तरह से वो लखनऊ की लड़की ने बात किया, फरहानाज ने, इनको पता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी क्या है, इनका आईटी सेल क्या करता है, ये फेक नैरेटिव कैसे फैलाते हैं, ये किस अंजाम तक जाते हैं। रिया कह रही कि उसके ऊपर ट्रोल किया और उसको उसकी कीमत लगाई। कई लड़कियां ऐसे बयान दे चुकी हैं कि जब उसके रेट बताए गए, तो ये रेट बताने वाले कौन लोग हैं? लड़कियों के रेट बताने वाले नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। और बिल्कुल ठीक कहा राहुल गांधी ने कि कोई माफी क्यों मांगेगा, माफी तो सरकार को मांगनी है, माफी अमित शाह को मांगनी, नरेंद्र मोदी को मांगनी है, और केवल माफी नहीं मांगनी, कार्रवाई करनी है। एक भी पुलिस वाले पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक एनएचआरसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिवाय इसके कि एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उन्होंने औपचारिक एक नोटिस भेज दिया है। इस देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, लोग भूल गए होंगे शायद, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया अपने आप। जब उनको कंप्लेंट की गई तब उन्होंने चिट्ठी भेजी है 25 तारीख को, 5 दिन बाद। उनके दफ्तर से कुछ 100 मीटर दूर पे ये हो रहा था, तो उनको अपने आप संज्ञान वो नहीं ले पाए, वो अपनी खिड़की से, बालकनी से झांक कर देख नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तो ये जो भविष्य है देश का, जो युवा है, इनको पता है कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, और इसी का दबाव आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब महसूस कर रहे हैं, जिनके बोले हुए शब्द से ये शुरू हुआ, ट्रिगर हुआ सब कॉकरोच से, लेकिन अब उनको
समझ में आ गया है और वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। सरकार को भी उनसे नसीहत लेनी चाहिए। जहाँ तक पैलेट गन का सवाल है, वो जो झारखंड से लड़की आई थी टोपो, बता रही हैं कि पैलेट गन को एम किया गया। राजीव जी, अंतरराष्ट्रीय लॉ है इसमें। पैलेट गन को किसी की तरफ पॉइंट करके आप नहीं चला सकते, और पैलेट गन का इस्तेमाल मॉब कंट्रोल के लिए वर्जित है। यही तो बात है जो अमित शाह भाग रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही का मामला है। कुल मिला के बात यह है कि अमित शाह जो मोदी जी के बड़े करीबी, उनके क्राइसिस मैनेजर, गुजरात के उनके साथी, उनकी वजह से नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर में है। जी 2002 तक इतनी मुश्किल दौर में नहीं थे वो, क्योंकि उसको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी बना लिया था। इस बार वो फंसे हैं, और इस बार वो फंसे इसलिए हैं क्योंकि उनके सिलेबस के बाहर ये मामला गया है। ये मुसलमान नहीं है बच्चे, ये सब जो है, इनको आप हिंदू मुसलमान में बांट नहीं सकते हो। ये जनरेशन है पूरी एक, इसलिए वो फंसे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर दबाव है, और मुझको लगता है कि जितना देर मोदी जी कर रहे हैं उतना मुश्किल कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये पूरा एक नैरेटिव मजबूत हो रहा है अमित शाह के प्रति, जो पार्लियामेंट में हो रहा है, जो पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है। मुझको लगता है कि जितना देर अमित शाह के इस्तीफे में करेंगे वो, या कोई बात करने में, उतना वो अपने लिए मुसीबत बढ़ाते जा रहे हैं। शायद अमित शाह को लेकर अभी इतना बड़ा फैसला करने में वो बहुत सोच रहे होंगे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन उसको जितना रोकेंगे, क्योंकि नुकसान देखिए, जिसको बड़े जोर शोर से कहा जाता था ब्रांड मोदी अब खत्म हो चुका। अब मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं और उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, वो प्रधानमंत्री हैं बस। जैसे नोकिया कभी ब्रांड होता था, अब वो ब्रांड मार्केट में नहीं है। घूमने जाएंगे तो नोकिया का फोन मिल जाएगा, वैसे ही वो अब एक खत्म हो चुके ब्रांड है, और उस यहाँ से उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं। जी शकील जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की, लेकिन इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितनी मुसीबत या कितनी मुश्किलें बीजेपी के ऊपर बढ़ सकती हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली संबित पात्रा ने, लेकिन ओवरऑल जो संसद में हो रहा है और संसद के बाहर, अब तो ये भी खबर आ रही है कि स्पेशल सत्र भी लाने की कोशिश में है। अगर इस सत्र में डिलिमिटेशन का बिल ना ला पाए अगर बीजेपी, तो कैसे देखा जाए ओवरऑल राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? शकील जी। बहुत पावरफुल, बहुत सच्चाई से भरी हुई। अगर हम देश वाले इसको समझ पाए, और ख़ास तौर से ये गोदी मीडिया समझ पाए, तो दो तीन बहुत ख़ास बातें थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। ये नई बात थी, बहुत ज़रूरी बात थी। दूसरा, इसमें रिया अहीर का खुद आना। रिया अहीर एक प्रतीक बन गई है देश के अंदर साहस की और विपरीत परिस्थितियों में डट कर खड़े होने की। और उसने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंने गलत तरीके से ले जाए जा रहे बच्चों को छुड़वाया, और उसके बदले में मेरे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरे बॉडी की गोलियां लगाई जा रही हैं, 140 रुपए कहे जा रहे हैं, लेकिन मुझे छात्रों का, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है। ये उसने पॉजिटिव बात करी है। अपनी बात तो सब बच्चों ने कही, सारे बच्चों ने पॉजिटिव बात करी है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल से मुलाकात की सबसे बड़ी बात है। राहुल तो पॉजिटिव बात करते ही हैं, सारे बच्चों ने पॉजिटिव बात करी। देखिए, पैलेट गन के एक शिकार लड़के को राहुल पहले लाए थे,
आज एक लड़की को लाए। इसके अलावा अखबारों ने उनके सारे फोटो छापे, उनके बयान छापे। उसके बाद भी अगर बीजेपी के नेता या प्रवक्ता ये कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देश के सामने ये आना चाहिए कि इनके झूठ की कोई हद होती है कि नहीं होती है। ये बच्चे कह रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं, उनके फोटो आ रहे हैं जिस पे उनके छर्रों के निशान हैं। डॉक्टर मना कर चुके हैं कि ये निकलेंगे नहीं, इतने छर्रे हम निकाल नहीं सकते। कहीं पे भी नहीं निकलते, कश्मीर में भी नहीं निकल पाए, वो निकल ही नहीं सकते, सैकड़ों की तादाद में होते हैं वो। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों की बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक खास बात कि जो मुस्कान ने कहा, आदतन जैसा कि बच्चे बताते हैं, हम लोग भी कई बार बताते हैं अपना फर्स्ट नेम, उसने बताया मुस्कान, लेकिन जल्दी ही उसको स्पष्ट करना पड़ा कि मैं मुस्कान शर्मा। उसने कहा क्यों? आज तक वो मुस्कान कहती होगी अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने दूसरे जहां भी पढ़ती है, काम करती, जो भी करती है, लेकिन आज ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि मुस्कान का मतलब लोग मुस्लिम समझ रहे हैं। और फरानाज ने तो बहुत खोल के बताया कि एक अलग लिस्ट बन रही थी मुसलमानों की और राहुल इनके साथ खड़े थे। ये संकेत क्या है, मैसेज क्या है कि राहुल इस बात की चिंता नहीं करते, राहुल इस बात से डरते नहीं है। हिंदू मुसलमान का वो नैरेटिव बनाते हैं, राहुल उस नैरेटिव का उसी तरह मुकाबला करने के लिए खड़े होते हैं, उससे मुंह नहीं छुपाते। कुछ लोग मुंह छुपा देते हैं कि सर ये हिंदू मुसलमान वाली बात ना करो, उससे उनको फायदा हो जाएगा। राहुल कहते हैं नो, जो बात हो रही है वो होने दो। इसके अलावा राहुल ने जो एक खास बात कही, उस 15 साल की लड़की का मामला उठाया, वो बहुत जरूरी था कि उसके घर में गुंडे भेजे जा रहे हैं। पुलिस तो जा ही रही है, मगर प्राइवेट गुंडे जा रहे हैं उसके घर में। और राहुल ने जो पॉजिटिव बात की जिक्र कर रहे हैं कि साहस कैसे बढ़ाया जाता है देश में, और खासतौर से युवाओं में, छात्रों में हौसला कैसा पैदा किया जाता है। राहुल ने कहा कि देखिए ये बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनकी हिम्मत है, इनकी हिम्मत को सलाम। ये लोग मिलने आए मुझसे, लेकिन कहाँ है मोदी और अमित शाह? संसद में नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो लोग? और आज जो मार्च हुआ था वो गांधी जी की प्रतिमा से शुरू हुआ था, वो गांधी जी की प्रतिमा से होते हुए मकर द्वार तक आया था। गांधी जी की प्रतिमा इन्होंने पिछवाड़े पहुंचा दी है जी, जहां कोई नहीं जाता। हम हर बार जैसे ही सेशन शुरू होता है वहां जाते हैं, उसको फोटो डालते हैं बताने के लिए कि देखो कैसी खाली पड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने, विपक्ष ने आज तय किया कि हम वहां जाएंगे, गांधी जी के यहाँ से शुरू करके और मकर द्वार तक आएंगे। वो बड़ा अच्छा था। दिन भर आज दोनों सदनों में यही होता रहा। लोकसभा तो चल ही नहीं पाई, राज्यसभा जबरदस्ती वो चलाते रहे, लेकिन दोनों सदनों में बार बार ये नारे गूंजते रहे कि अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह माफी मांगो, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, पैलेट गन का जवाब दो, आदेश किसने दिया था। और ये जो है चलता रहे। आप बता रहे थे उसका, वो हम अगले बार में बताएंगे, नेक्स्ट राउंड में बताएंगे। चलिए, ये स्पेशल सेशन की आप बात कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। आता हूं भारत जी आपके पास। पहले प्रेम कुमार जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने आपके नज़रिए से? राहुल गांधी और पूरा का पूरा 36 दिनों का आंदोलन, इस आंदोलन में अब सब कुछ सामने है। लाखों की संख्या में छात्र, युवा पूरे देश से जो जहां थे, अलग अलग राज्यों में भी आंदोलन, उसके अलावा दिल्ली में क्या कुछ था वो आपने देखा है। दिल्ली पुलिस का ही कहना है कि 20 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर 6 से 7 लाख युवा थे सड़कों पे, और ये आंखों देखी 24 तारीख की रात को 1 लाख से ज़्यादा तो जंतर मंतर और आसपास थे। तो इतने युवा, और इसमें से कुछ के साथ राहुल गांधी की मुलाकात, और इस रिया अहीर हैं, चाहे मुस्कान शर्मा हैं, फरानाज हैं, ये सब, या नूतन टोप्पो हैं, ये सब आज, और इन सब को सामने लाकर, मीडिया के सामने लाकर राहुल गांधी ने जो कहने की कोशिश की है, क्या देश की जनता उसे समझ पा रही है? विपक्ष जो रखने, और खासकर राहुल गांधी, क्या यहाँ से एक प्रेशर और क्रिएट होते हुए दिखाई देता है, या सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जाए? जी, शुक्रिया राजीव जी। आपने सही प्रश्न उठाया है
और एक बात जो चिन्हित करने वाली है वो ये कि राहुल गांधी मुद्दे को भूलने नहीं दे रहे हैं, भटकने नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह से सरकार अहम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि सरकार की ये प्रवृत्ति रही है कि चुप रह करके समय को बिता दीजिए और घटनाएं फिर भुला दी जाएंगी। अब मैं जब चुप्पी कह रहा हूँ तो वो दो तरह की चुप्पी है। एक तो प्रदर्शन के दौरान जो ज्यादतियां हुई उस पर चुप्पी है, और दूसरा है कि प्रदर्शन के बाद जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर खामोशी है। दोनों तरह की चुप्पी के खिलाफ राहुल गांधी सबूत के साथ आए हैं। पैलेट गन का सबूत लेकर आए थे, एक बार फिर आज आए। इससे पहले उन्होंने आंदोलनात्मक रुख अपना करके गृह मंत्री से जो कड़े सवाल पूछे थे, प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात की थी, उनके आवास के सामने धरना दिया था, और सदन में जो उनको बोलने नहीं दिया गया, उन्होंने जो बात उठाना चाहा था। इन सारी चीजों के बीच आज जब एक बार फिर वो छात्राओं के साथ और छात्र के साथ जब इकट्ठा हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो जो बड़े सवाल आए वो राहुल गांधी की जुबान से नहीं आए, वो देश के जेन जी की जुबान से आए। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देश के लिए खड़े थे और देश के लिए हम प्रताड़ित हुए, और आज प्रताड़ित जब हमें दोबारा किया जा रहा है तो हमारे साथ भी देश को खड़ा होना होगा। ये जो जैन जी की भावना है, ये भावना उस तेवर को मजबूत करती है जो राहुल गांधी देश में पैदा करते आ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खासियत यही है कि राहुल गांधी जैन जी की आवाज को जैन जी के आंदोलन और आंदोलन के बाद वो मुखर कर रहे हैं। आंदोलन तो जैन जी ने अपनी ताकत भी दिखलाई, और जैन जी आंदोलन के बाद जब उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, आंदोलनकारी भाग निकले, कोई लिखित में समझौता नहीं हुआ, कोई इनके ऊपर चार्ज हटाने वाली बात जो थी, जो प्रधानमंत्री सरकार के साथ बातचीत में हुई, और किसी पर चार्ज नहीं हटाया गया, उल्टे प्रताड़ित किया जाने लगा, गुंडे भेजे जाने लगे, पुलिस परेशान करने लगी, तो सारे वो लोग भागे जो सरकार के साथ समझौता कर रही थी, नहीं नजर आए। लेकिन इस यहाँ पर आपको राहुल गांधी को श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने उस आवाज को मुखरित किया, और उन लोगों को जो भाग गए थे वापस आना पड़ा है, बोलना पड़ा है। और हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कारण है। सुप्रीम कोर्ट के कारण क्या होगा? बातचीत तुम्हारी सरकार के साथ हुई, तुम सरकार को बाध्य करोगे। सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है हड़ताल करना असंवैधानिक है, तो हड़ताल नहीं होगी क्या? सुप्रीम कोर्ट कहां से बीच में आ गया? सुप्रीम कोर्ट को बोलने दीजिए। उसी ने तो कॉकरोच बोल करके देश में सारे हालात बनाए। और आज आप बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह से जैन जी के लिए आहत हुए दिख रहे हैं, जैन जी की चिंता करते दिख रहे हैं। वो जैन जी की चिंता नहीं कर रहे हैं राजीव जी, वो अपनी चिंता कर रहे हैं, वो अपनी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जैन जी में बहुत गुस्सा है जुडिशियरी के लिए और कॉकरोच कहे जाने के लिए। आज वो उस डर से, जो डर सरकार में है वो जुडिशियरी में भी है, जो डर सरकार के पास है उन संस्थानों में भी है जो संवैधानिक रूप से सरकार के इशारे पर चल रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं वो जो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही, आज उनमें भी डर पैदा हुआ है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका बहुत महत्व है। वो बच्ची जो आज नैरेटिव बिल्डअप कर रही थी, ये नैरेटिव नहीं चलेगा कि हम मुंबई पुलिस के खिलाफ लड़ खड़े थे। नैरेटिव ये होना चाहिए कि हम इल्लीगल जो डिटेंशन था उससे हम बच्चों को बचा रहे थे। ये है, तो ये एक तरह से आजादी की लड़ाई है। ये भाई ऐसी ज्यादती तो गुलामी के दिनों में भी हुआ करती थी, और आज क्यों होगी भाई जब हम आजाद हैं? ये उस मतलब एक तरह से हम आजादी की लड़ाई से कंपेयर करना चाहते हैं इसको। एक बच्ची का संघर्ष है ये, और ये बच्ची वो संघर्ष करती जो इस देश की पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम में जो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर पा रही थी, चाहे जिस कारण से या देरी हो रही थी, उसको जैन जी ने सच करके दिखाया। तो इस जैन जी के साथ राहुल गांधी खड़े और कौन नेता खड़ा है?
और कौन नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिनको गालियां दी जा रही हैं, जिनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, जिनके घर गुंडे भेजे जा रहे हैं, जिनके घर पुलिस से वो माफी के बाद, कथित माफी के बाद भी उनके ऊपर केस नहीं हटाए जा रहे। और बहुत सही राहुल गांधी ने कहा कि माफी मंगवाना तो गलत है ही, माफ करना उससे ज्यादा गलत है। 15 साल की बच्ची जिससे आपने माफी मंगवाई, माफी मंगवाना गलत था। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहा है, नॉनसेंस। ये हेडलाइन होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉनसेंस कहा है कि वो 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाते हैं और माफ करते हैं। वो महान नहीं है, वो नॉनसेंस है, ये राहुल गांधी ने कहा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो पूरी लड़ाई जिसको सरकार जिससे बचना चाह रही है, झूठ बोल रही है। आज भी बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा गया कि संसद मार्च के दौरान गोली नहीं चली। तो संसद मार्च क्या जंतर मंतर से संसद तक ही मार्च था क्या? अरे पूरी दिल्ली मार्च कर रही थी। और संसद मार्च के दौरान क्या होता? आंदोलनकारी पर गोली चली कि नहीं चली, हाँ या ना में जवाब दो। यह है प्रश्न। क्या सरकार जवाब दे सकती है कि आंदोलनकारी पर गोली नहीं चली है? वो एक झूठ बोलने का तरीका निकाल रहे हैं, संसद मार्च तक के दौरान गोली नहीं चली। ये टेक्निकली अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं और देश से झूठ बोल रहे हैं। तो सबूत के साथ राहुल गांधी ने ये स्पष्ट किया है, पैलेट गन चले हैं, सबूत के साथ स्पष्ट किया है कि आंदोलन के दौरान ही नहीं, आंदोलन के बाद भी ज्यादतियां जारी हैं। यानी इस सरकार का कैरेक्टर है आंदोलनकारियों को दबा देना, उसको परजीवी बोलना, उसको आंदोलनजीवी बोलना, उसको जेल में डालना, उसको प्रताड़ित करना, और बच्चों तक को वो प्रताड़ित करने से झिझक नहीं रहे हैं। जी, उसमें आपने देखा ना सिर्फ ये, उसके बाद बिहार में आप देखिए AK-47 आपने बच्चों के ऊपर तान दिए और गोली चला दी AK-47 से सिवान में। ये तो बच्चे ही थे ना। दिल्ली में ना चला के, दिल्ली में आपने AK-47 नहीं चलाया, पैलेट गन चलाया, उसके भुक्तभोगी हैं, सारे वीडियो हैं, सारे वीडियो हैं। वहाँ मीडिया के इतने लोग थे, आप अपने CCTV फुटेज को भले डिलीट कर दीजिए लेकिन आज भी तैर रहे हैं। सोशल मीडिया से भले आप हटवा दीजिए लेकिन लोगों के कैमरे मोबाइल में जो हैं उसको कैसे आप हटवाएंगे? ये तो था। वो जो मुस्कान जिसने कहा कि मेरा नाम, एक चीज़ और जोड़ दो प्रेम कुमार जी, वो जो मुस्कान है, मुस्कान, ये मुस्कान वही है, मुस्कान शर्मा, जिसके प्राइवेट पार्ट में डंडे मारे गए। ये वही मुस्कान है, ये वही दिल्ली पुलिस बोल रही है। अब वो खुल के नहीं बता पा रही है लेकिन ये वही मुस्कान है जो अभी देखिए। सब कुछ तो है, विजुअल है, सारे वीडियो हैं सबके पास, हमारे पास भी हैं। जी देखिए, AK-47 जो चला उस पर भी बीजेपी का जवाब है कि संसद मार्च के दौरान गोली नहीं चली, गोली नहीं चली। AK-47 चली नहीं चली है बोलने की हिम्मत नहीं है भाई। ये तो गृह मंत्री को बोलना पड़ेगा कि AK-47 नहीं चली, बोलना पड़ेगा पैलेट गन नहीं चले। तो इन सब के बदले वो एक बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं लेकिन राहुल गांधी उनको बचने नहीं दे रहे। आपने मुस्कान शर्मा की बात की, मुस्कान शर्मा ने बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि भाई थाई से ऊपर मारने का तो राइट ही नहीं है, फिर भी आप थाई से ऊपर मार रहे हैं, बटॉक में मार रहे हैं और गलत तरीके से मार रहे हैं, ये सारी बातें कर रही। और इसके बाद के उनको हिंदू और मुसलमान का ये जो चैप्टर आता है कि मैं बस संक्षेप में एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरी जब पत्रकारिता शुरू हो रही थी तो हमारे संपादक महिलाओं पर क्या बीतती है ये बताने के लिए वो महिला की वेशभूषा में पूरा दिन भर घूम करके उस अनुभव को उन्होंने लिखा कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता है सड़क पर जब वो अकेली चलती। और आज मुसलमान होकर के क्या व्यवहार होता है ये बताने के लिए प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट बता रही कि हम प्रदर्शनकारी हैं, मेरा नाम मुस्कान है। इस बात से अंदाजा लगा लिया जाता है कि वो मुसलमान है और इस वजह से मुसलमान के साथ क्या सलूक हो रहा है वो देश के सामने। अब वेश बदल करके पता लगाने की जरूरत नहीं है, अब प्रदर्शनकारी बन जाइए। नाम केवल आपका मुस्कान हो, भले आप हिंदू हो लेकिन आपको मुसलमान समझ करके मुसलमान के साथ दोहरा जो व्यवहार होता है उसके सबूत बन करके सामने है। ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी ने अपनी जुबान से नहीं बोला लेकिन प्रदर्शनकारी की जुबान से इस देश का सच सामने आ रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है। जी 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 भारत शर्मा जी,
हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस फर्स्ट हाफ में, खासकर राहुल गांधी, अभी सुन ही रहे हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कुछ आए छात्र और इन छात्रों की आप बीती हम लोगों ने रखी अभी सामने राहुल गांधी के जरिए। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि अब यहाँ से आगे की तस्वीर क्या नज़र आती है, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो सब कुछ स्वीकार कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो यहाँ पर एक जो धृष्टता है वो दिखाई दे रही है, धूर्तता दिखाई दे रही है, वो साफ दिख रहा है। और पहले दिन से नरेंद्र मोदी रील बनाने आ गए, लेकिन रील बना के वो जो बातें कह रहे थे उनको कल्चरल शॉक लगा जब लड़कियों के मुंह से गाली सुनते हैं। वो तो उनको परेशानी इस बात की है कि उन्हें गाली दी गई, उनकी माँ तक को नहीं छोड़ा गया, लेकिन उनको ये गलत नहीं लगा कि ये जो मुस्कान है उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ। उनको ये गलत नहीं लगा कि नूतन टोप्पो के साथ जो हुआ वो जिस ढंग से हुआ वो ठीक नहीं था, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ वो उनको समझ में नहीं आया। इतने बच्चे, सब छोड़ दीजिए, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में सबसे शुरुआत में आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? 22 बच्चों ने अपनी जान दे दी। आज तक उनके परिजनों से एक शब्द नहीं कहा, उन पर कोई किसी ढंग की शोक संवेदना नहीं जाहिर की। ये गलत नहीं लगा, लेकिन उनको गलत ये लगा जो किलो भर गालियां सुनने के आदी कह रहे थे कि मैं हो चुका हूं, पॉलिटिकल रैलीज में जो बातें कर रहे थे अब वो कहते हैं, और उसके बाद फिर आप एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस नैरेटिव के जरिए यहां उससे वो आगे बढ़ पाएंगे, या यहां से जो ये आंदोलन है, जरा आंदोलनों को आपने बहुत करीब से देखा है, हमने आपने दोनों ने साथ मिलकर कई आंदोलनों को कवर किया है, अन्ना के आंदोलन से लेकर अभी तक आंदोलन में। जरा ये बताइए कि ये आंदोलन कैसे यहां उस नरेंद्र मोदी की सरकार को हिला सका जो 12 साल से, जहां इस्तीफे नहीं होते थे, जिस 12 साल से नरेंद्र मोदी को लगता था कि इस देश का पूरा युवा उनके साथ है, 65% युवाओं की आबादी उनके साथ है। अब क्या ये एक बड़ा शॉक है? कल्चरल छोड़ दीजिए, युवाओं ने एक बड़ा झटका दे दिया है, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, एक तो मतलब अगर ये जो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने गालियां उनको दी, तो मुझे लगता है कि लोग उन तक मैसेज नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये उनके सबसे आखिरी वीडियो में उनको मालूम पड़ा कि उनको गालियां पड़ी, जबकि गालियां उनको 20 तारीख से ही पड़ रही थी। पहली चीज़ तो यह। दूसरी चीज़, देखिए आप वो बात कर रहे हैं कल्चर की, हम बात बीजेपी की नहीं करके हम बात करें RSS की। ये जो पूरा जो अटैक है इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा अगर कोई विचलित है तो वो है RSS। नरेंद्र मोदी या अमित शाह तो एक मोहरे हैं। आप देखिए, क्या आप बताइए, हमने किसान आंदोलन देखा, 13 महीने यहाँ किसान आंदोलन हुआ, क्या मोहन भागवत ने कभी किसानों से बात करने की कोशिश की? क्या आपने कभी देखा कि RSS के किसी बड़े पदाधिकारी ने इन मुद्दों के ऊपर बात किया? आज इन छात्रों के आंदोलन के ऊपर, खास तौर पर इस जैन जी के आंदोलन को लेकर, अभी कुछ दिन पहले RSS के एक बड़े पदाधिकारी हैं अतुल एमए, उन्होंने जिस तरीके से इसका पूरा किस तरीके से साजिश की गई, एक बड़ा लंबा चौड़ा उनका भाषण है जिसको बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों से लेकर मैंने कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की वाल पर भी उसको देखा है, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से पूरा हमारा कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, या इसमें जो साजिश है, ख़ास तौर पर उन्होंने इसमें वामपंथी साजिश को बड़े उस तरीके से इंडिकेट किया है और ये बताया है कि जो वामपंथी साजिश करता है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसे हैं, और उन्होंने फिर इस पूरे आंदोलन को खड़ा किया। और आपको आश्चर्य होगा कि RSS के उस पदाधिकारी ने जो पूरा भाषण दिया उसमें कहीं भी पेपर लीक का एक भी शब्द नहीं बोला गया, उसमें कहीं बेरोजगारी या दूसरी जो तमाम सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात नहीं की गई है। वो कल्चर की बात क्यों कर रहे हैं? कल्चरल शॉक उनको इसलिए लगा क्योंकि RSS कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहता है कि वो इस देश को कल्चर्ड कर रहा है। अब इनको ये लग रहा है उनके कल्चर्ड किस तरीके के लोग हैं, और इसीलिए आप देखिए जो गुंडे आ रहे हैं या जो केस वापसी नहीं हो पा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। और देखिए ये एक शुरुआत है इन स्टूडेंट्स में। अब जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, इस आंदोलन की सबसे जो बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इस आंदोलन की कोई रणनीति नहीं थी, सब अटरंडम हुआ। हम अभी तक देखते हैं बहुत सारे आंदोलन होते हैं, आप पहले ज्ञापन देते हैं, फिर धरना देते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं, फिर आप कॉल करते हैं कि साहब दिल्ली चलना है, संसद चलना, और उसके बाद फिर वो एक तरीके की औपचारिकता होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में ना सरकार को इस तरीके की जानकारी थी, ना यूथ को थी। ये लोगों के इमोशन से जुड़ा, भावनाओं से जुड़ा मुद्दा था। जब लोगों को ये समझ में आया
कि ये जो छात्र हैं ये उनके परिवार के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। देखिए भविष्य तो बीजेपी के नेताओं के बच्चों का भी है। आप अगर ये कहें कि उनके बच्चे पेपर लीक से बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। बड़े नेता हो सकता है कि बड़े नेता उनके बच्चे विदेश चले जाएं, लेकिन जो छोटा कार्यकर्ता है, जो छोटा नेता है, उसके बच्चे तो इसी जंजाल में फंसने वाले हैं। तो ये एक बड़ा इमोशनल इशू हुआ और हमने देखा बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के बच्चे भी इसमें गए। मैंने कई ऐसे बच्चों की वीडियो देखे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम अपने घर पर झूठ बोल कर आते थे क्योंकि मेरे फादर जो है वो बीजेपी से जुड़ा। इवन ये नेहा बोरा जो है उसके खुद फादर, उसने जो बताया है, उसके खुद फादर उससे 10 साल से बात नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी समर्थक हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी समर्थक हैं। ये आंदोलन इसके आगे चलेगा। देखिए राहुल गांधी, आप देखिए इस चीज़ को, अगर हम विपक्ष में बात करें, विपक्ष के नेताओं की, तो अगर लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया जाए तो केवल विपक्ष में राहुल गांधी एक ऐसा प्रमुख चेहरा दिखाई देते हैं जो सीधे आरएसएस के ऊपर अटैक करते हैं। और आरएसएस इस बात को लेकर कई बार बीजेपी, कांग्रेस के बड़े नेताओं से ये बार्गेनिंग कर चुकी है, कह चुकी है। मेरी जो जानकारी है कि भाई आप राहुल को ये समझाइए कि वो आरएसएस का नाम ना लिया करें, है ना। उनको मोदी से कुछ कहना है, उनको अमित शाह से कुछ कहना है, उनको बीजेपी से कुछ कहना है, वो कह सकते हैं, लेकिन आरएसएस पर ना अटैक करें। और राहुल गांधी बार बार आरएसएस पर अटैक करते हैं। तो आप इस चीज़ को, ये जो आंदोलन जिस तरीके से है, आप ये समझिए कि इस आरएसएस ने जो पिछले 100 साल में जो हिंदू मुसलमान किया, 100 साल में जो जातिवाद का नैरेटिव खड़ा किया, हम इस जंतर मंतर के आंदोलन में देखते हैं कि वहाँ पर ना हमको जातिवाद दिखाई देता है, ना हमको वहाँ पर ऊंच नीच दिखाई देती है, ना हमको इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में, हमको वो भी नहीं दिखाई देता। और महिला पुरुष भी नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, महिला पुरुष नहीं दिखाई देता और हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता। हम देखते हैं कि एक छोटा सा झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति जो आता है वहाँ पे संविधान की व्याख्या करता है और रातों रात वो हीरो बन जाता है, जबकि वो मजदूर है, उसके घर में कुछ नहीं है, एक छोटी सी झोंपड़ी। इसके बाद में उसके घर राहुल भी गए थे। तो ये जो असली जो इस आंदोलन का जो मुझे जो लगता है कि जो कुल निचोड़ जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसने आरएसएस की जड़ों को हिला दिया है। और इसके बाद आप देखें देश के बहुत सारे हिस्सों में जो जैन अल्फा के जो स्टूडेंट हैं वो एजुकेशन की डिमांड को लेकर खड़े हो गए। इन्होंने सबसे ज़्यादा हमला किया सरकार बनने के बाद वो एजुकेशन के ऊपर किया और नंबर 2 पर इन्होंने हेल्थ के ऊपर किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हेल्थ को लेकर भी इसी तरीके से कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। अब बात तक देखिए, आप जो अभी सीजीआई की भी जो बात हो रही है कि वो छात्रों को लेके सेंसिटिव नहीं है, वो खुद को लेकर सेंसिटिव है। उनके 3-4 प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं। उनको जब बुलाया जाता उनके सामने ये डर है कि वो जहां पर भी जाएंगे वहां पर जैन जी उनके ऊपर, मतलब उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने वाला। अभी मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसका दीक्षांत समारोह कैंसिल हो गया, एक दिन पहले कैंसिल किया गया निश्चित तौर पर। तो वो डर रहे हैं, उनका ये डर है कि अगर वो जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है या और ये इसलिए जो जुडिशरी के ऊपर भी, मतलब आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और इसीलिए इस आंदोलन के अंदर वो तमाम सारे लोग निकल के आए जो सरकार से पीड़ित थे। छात्रों का तो एक मुद्दा था ही, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में एक बड़ा व्यापक, आज जो दीपके ने कहा है, मैं नहीं जानता कॉकरोच पार्टी की कितना बड़ा नेटवर्क है या क्या है ना। इस आंदोलन में भी हमने देखा कि अगर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर नहीं होते तो शायद दीपके का आंदोलन 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया होता। बहरहाल, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके का मेरी जो जानकारियां हैं और जिस तरीके से गठजोड़ जो किसान और मजदूर और इनका छात्रों का एक साथ होता चला जा रहा है, अभी 10 तारीख को एक बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन है। मेरी जानकारी के हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां, मतलब लोग उसमें गिरफ्तारियां देने वाले हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के हम अगर देखते हैं तो सड़क से लेकर संसद तक सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही। राजीव जी बिल्कुल, संसद से सड़क तक या सड़क से संसद तक, दोनों तरफ संसद अभी चल रही है। 13 तारीख तक संसद चलनी है और संसद में परेशान है मोदी सरकार, और संसद में बिल पास कराना, और उसमें भी उसकी जो बड़ी इच्छा है कि डिलिमिटेशन के बिल को लाया जाए, 2/3 बहुमत हासिल किया जाए, अपने हिसाब से 850 सांसदों को बैठाया जाए। ये सारी चीज़ें उसकी वहाँ नहीं हो पा रही है। उससे पहले अमित शाह घिरे हुए हैं, अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो, आइए और आकर अपनी बात रखिए और बताइए कि आखिर आपने गोलियां क्यों चलवाई। ये डिमांड है उधर संसद में विपक्ष का। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो आज किया है, इसकी गूंज कहां तक जाएगी,
ये हम समझ रहे हैं इस हिस्से में। प्रथम पार्ट जो हम लोगों का फर्स्ट हिस्सा है उसमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने भुक्तभोगी बच्चों के साथ बातचीत की है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास भी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को? राजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एक बात तो उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को 8 बजे आएंगे। वो रात को 12 बजे 8 तो बजने को है। हाँ, नहीं, तो जैन जी का मसला है, तो 12 बजे आएंगे और 12 बजे आएंगे और मुस्कान शर्मा से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, ऐसी हमको आशा करनी चाहिए। हालांकि ये आशा व्यर्थ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री माफी मांगने तो आते ही नहीं है, माफ करने आते हैं। तो भाई मुस्कान शर्मा को माफ करने ही आया ना भाई रात को एक रील बनाने के लिए, ये राजीव जी। लेकिन राजीव जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आंदोलन तो खत्म हो गया, सीजेपी ने समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया मुकदमे सब खत्म हो जाएंगे, आंदोलन तो खत्म हो गया। सीजेपी अब इसमें भी लग गई है कि विस्तार कैसे करना है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना है इसको कि प्रेशर ग्रुप बनाना है, इस पर भी चर्चा हो रही है। देखिए राजीव जी, जिस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इन बच्चों के साथ में, उस समय सीजेपी के प्रवक्ता एक ट्वीट कर रहे थे कि कुछ यूट्यूबर और कैमरामैन जो उनके घर में घुस गए हैं और उनके घर की वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, प्राइवेसी का खतरा है। अरे भाई, आपकी प्राइवेसी का खतरा है? यहाँ जिनके ऊपर बच्चों के ऊपर लाठियां चली हैं, जिनको अभी ट्रोल किया जा रहा है, वो यहाँ आकर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये होना चाहिए था। तो अब राजीव जी प्राथमिकताएं भी समझी जा सकती हैं। ये बच्चे राजीव जी जिस आंदोलन में गए, उस आंदोलन का आह्वान 20 जुलाई का आह्वान राहुल गांधी का तो नहीं था, ये था सीजेपी का या सोनम वांगचुक का था। सोनम वांगचुक साहब ने क्या अभी तक किसी बच्चे से बात की जिनकी पिटाई हुई, जिनको छर्रे लगे या क्या हुआ? आप बैठ तो गए थे राजीव जी। हम लोगों को इनको भी प्रश्नाहत करना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कॉल देने की नहीं है, कॉल देने के बाद क्या होता है, उनके साथ कौन खड़ा रहेगा। क्योंकि राजीव जी मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या अगर आगे कोई आंदोलन होगा और उसमें भी क्या फिर लोग इस तरह से जुटेंगे? तो ये राजीव जी जो विश्वसनीयता है उसकी बात भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या सोनम वांगचुक साहब ने इनमें से किसी भी बच्चे को कॉल करके पूछा? आपने वहां तो कॉल कर लिया झारखंड में आज, जहां आप आम अनशन पे बैठे हुए थे देवेंद्र नाथ महतो, वहां तो आपने कॉल कर लिया सोनम वांगचुक साहब ने। लेकिन सोनम वांगचुक साहब ने इनमें से किसी बच्चे को कॉल नहीं किया और ना ये कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, बल्कि एक वीडियो बनाया कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूँ, बहुत अच्छा जो है रेलवे काम कर रही है। तो ये उनका था राजीव जी, तो ये है। इसीलिए राजीव जी, जिन विपक्षी दलों ने आंदोलन को जाकर समर्थन दिया था जंतर मंतर पर जाकर, क्या उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती है? आखिर क्या कारण है राजीव जी कि अगर बिहार में अगर आंदोलन हो रहा है तो वहाँ आईसा आंदोलन करेगी, एआईएसएफ आंदोलन करेगी, एसएफआई आंदोलन करेगी, एनएसयूआई आंदोलन करेगी, सीजेपी वहां क्यों नहीं जाएगी? आंदोलन की कॉल तो आपकी थी ना, आप क्यों नहीं जाएंगे? तो ये राजीव जी बहुत सारे मसले उठाए। इसीलिए राजीव मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राजनीति में उसका लाभ हो या नुकसान होगा, इसकी बातें अलग छोड़ दीजिए। राजनीति में लाभ और नुकसान होते रहते हो, हमेशा ऐसा नहीं है कि आंदोलनों से लाभ हो। राहुल गांधी ने नियामगिरी में आंदोलन किया था, चुनाव हार गए थे, कांग्रेस हार गई थी वहां नियामगिरी में। लेकिन सवाल यह है कि जो दर्द है छात्रों का, आज उनके साथ कौन खड़ा हुआ है? और जो बात राजीव जी मुस्कान कह रही है, वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आज हम इनके साथ खड़े नहीं हुए तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा। ये महत्वपूर्ण बात है राजीव जी। जो एक बच्ची जो है वो आकर कह रही है कि जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर हम आज उनके साथ नहीं खड़े तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा। और हम इसीलिए इस आंदोलन को समर्थन देने गए थे राजीव जी। इस आंदोलन में जो नीट के छात्र थे उनकी संख्या मुझे लगता है नगण्य थी, लेकिन जो और समस्याओं को लेकर पहुंचे उन छात्रों की भारी तादाद थी। यानी वो नीट पेपर लीक से हटकर जो था, एक तरह से कहा जाए वो केंद्रित जो हो गया था, वो तमाम वो सारी समस्याएं जो सरकार ने पिछले 12 सालों में पैदा की हैं, उनके खिलाफ एक गुस्से के रूप में ये आंदोलन शिफ्ट हो गया था। तो इसलिए राजीव जी हमको यहाँ जो जैनजी जो दिखाई दिया और जिस तरीके से उसने आंदोलन को चलाया, पेपर लीक का मसला तो पीछे छूट गया था। असली मसला ये था कि ये सरकार किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के में कैद कर रही है उनके हाथों में, और किस तरीके से आरएसएस के लोगों को घुसाया जा रहा है पूरे सिस्टम के अंदर। इसके खिलाफ राजीव जी जो आक्रोश था वो सड़कों पर फूटा था, जनता मंतर से लेकर के बिहार तक और देश के दूसरे हिस्सों तक। तो राहुल गांधी राजीव जी जो कर रहे हैं, संसद 13 तारीख को खत्म हो जाएगी,
मतलब ये मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। अगर विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है तो समझिए कि बात आएगी शीतकालीन सत्र तक। लेकिन क्या अगर ये संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, और जैसा कि आपका भी कल सवाल था कि 13 तारीख को अगर संसद का सत्र खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद अमित शाह का मुद्दा खत्म हो जाएगा? राहुल गांधी आज, मुझे लगता है राजीव जी, शायद हम लोगों की कल की बात और आपका सवाल पूछकर ही आज ये सामने आए हैं कि संसद सत्र का खत्म भी हो जाएगा और अगर अमित शाह संसद में नहीं आते हैं और नरेंद्र मोदी अगर संसद में नहीं आते हैं तब भी ये मुद्दा जीवित रहेगा। अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इन बच्चों से माफी मांगनी पड़ेगी और अपने गुंडों को रोकना पड़ेगा कि आप इनके साथ जो गुंडाई कर रहे हैं उसको आप रोकिए। मुझे लगता है राजीव जी कि आज राहुल गांधी ने इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि आंदोलन किसी ने बुलाया हो, ये बच्चे देश के बच्चे हैं। इन्होंने जो आंदोलन किया वो आंदोलनकारियों कहने पर नहीं, इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया। इस सरकार ने जो अव्यवस्था फैलाई है, जो इसकी को व्यवस्था है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। तो इसलिए हर भारतवासी का, हर देशवासी का एक कर्तव्य बनता है इन बच्चों के साथ खड़े हों, और राहुल गांधी, राजीव जी खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत वाजिब सवाल आपने खड़ा किया है, ज़रा उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ और स्वामी जी ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। जब जंतर मंतर पे आंदोलन की शुरुआत हुई तो ज़मीन, हम लोग लगातार कह रहे थे कि हम मंच नहीं देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं। ज़मीन पे वहाँ जो जत्थे थे बच्चों के, युवाओं के, छात्रों के, उसमें वाम दल ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें आयसा, जिसका जिक्र अभी भारत जी ने भी किया और अमलेंदु जी ने भी किया, आयसा है, SFI है, AISF है, SY के KYS है, क्रांतिकारी युवा संगठन है, दिशा है, ये सब थे और इन लोगों ने आंदोलन बनाया, लोगों को वहाँ जोड़े रखा। फिर धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा, क्योंकि एक समय ऐसा था कि रात को 100 लोग के लगभग 100-150 लोग भी नहीं होते थे रात के वक्त। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन ऐसा हुआ कि लाखों की संख्या में लोग आए। मगर दूसरी तरफ वहीं पे हम लोगों ने ये भी देखा कि अलग अलग विपक्षी दलों के भी संगठन, विपक्षी दलों के नेता पहुँचे। मगर अब जब ये एक रिजल्ट सामने है, रिजल्ट में हम ये देख रहे हैं कि बच्चों ने डिमांड की थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी सामने दिखाई दे रहे हैं। कहां है अखिलेश यादव, कहां है तेजस्वी यादव, कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है ममता बनर्जी? सबके सांसद नेता पहुंचे तो थे और इन सबके राज्यों से छात्र आए, पिटाए, और छात्रों ने और हर जगह के हम लोगों ने तो ऑन कैमरा और लाइव दिखाया है। कहां से आप हो? तो मैं उत्तर प्रदेश से हूं। कहां अखिलेश यादव जी? गए कितने लोगों के घर अखिलेश यादव जो पिटाए हैं, जिनकी सिर, एक नहीं 2-2 बार सिर पे डंडे मार के सिर फोड़ दिए गए, हाथ टूट गए या पैर टूट गए? कहां हैं बिहार के छात्रों को देखने वाले तेजस्वी यादव, कितनों के घर गए? ममता बनर्जी बंगाल में कितनों के घर गई? तो ये सवाल, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कितनों के घर गए? सवाल तो पैदा होता, क्यों सिर्फ और सिर्फ आप उम्मीद करेंगे राहुल गांधी ही करें? तो इसलिए ये थोड़ा सा इस बात को समझने की मैं चाहता हूं कि इस चर्चा के दौरान इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया जाए इन विपक्षी पार्टियों को भी कि आप सब कुछ, कांग्रेस पार्टी काम कर ले, पूरा तैयार कर दे। और ये इसलिए भी जोड़ रहा हूं क्योंकि 37 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास। ये 37 सीटें ईमानदारी से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उन्होंने अपने दम पे उनकी पार्टी लेके आ गई। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा खंगाल के राहुल गांधी ने रख दिया, पूरा का पूरा माहौल बनाया, उसके बाद वो आई हैं। उसमें राहुल गांधी की यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज जब सब कुछ तैयार है, मैदान तैयार है, खेत तैयार है, तो बीज डालने में, खेती करने में, थोड़ी सी मेहनत करने में क्या फर्क है? क्या यहां भी वही है कि सब कुछ करके दे दें, उसके बाद में हम मलाई खाएंगे? ये कौन सी राजनीति है स्वामी जी? देखिए राजीव जी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है कि लोगों को ये पता चलाने का मौका मिल रहा है कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। देखिए, राहुल गांधी से यह भी कहा गया था कि आप अडानी जी का नाम मत लीजिए, उनसे यह भी कहा गया कि आप आरएसएस का नाम नहीं लीजिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो अपोजिशन में हैं, लेकिन अडानी जी का नाम लेने में उन्हें परहेज है, लेकिन राहुल गांधी लेते रहे। और जनता ये मानती है कि आज के तारीख में देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो सेंट्रलाइजेशन है, वो प्राइवेटाइजेशन है, और सरकारी उपक्रमों के बंद होने की वजह से नौकरी की संभावनाएं कम हो गई।
अब ये देखिए राहुल गांधी मंच दे रहे हैं। आपने देखा नेहा बोरा तो ऐसा की है, वो तो कम्युनिस्ट है, CPI-ML की है, राहुल गांधी कांग्रेस की तो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उन सब बच्चों के साथ खड़े हैं। उन्होंने वहां पे नेहा बोरा को भी मंच दिया, आज उन्होंने रिया अहीर को भी मंच दिया, आज उन्होंने सब लोगों को। और आप ये भी देखिए उन बच्चों में एक आदिवासी भी है, उसके अंदर एक ओबीसी भी है, उसके अंदर एक ब्राह्मण भी है। क्या उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि कौन ओबीसी है, कौन दलित है, क्या मुझे राजनीति अपनी जाति की करनी है? तो राहुल गांधी, देखिए देश को नेता कैसा चाहिए, देश को, हमारे देश को ऐसा नेता चाहिए जो गांधीवाद को आगे बढ़ाए, जो गांधी ने प्यार मोहब्बत की बात बढ़ाई थी, अहिंसा का पाठ हम लोगों को पढ़ाया था, उसको आगे बढ़ाए। और उसमें राहुल गांधी फिट बैठ रहे हैं, जो डरते नहीं है। गांधी जी भी नहीं डरते थे। मानी बात है, अंग्रेजों के जमाने में किसकी हिम्मत होती थी कि एक लाठी लेके एक धोती में निकल जाए? भाई उस समय भी डर था कि उनको भी। और इधर हम देख रहे हैं जिन लोगों का हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे थे, अब वो कह रहे हैं साहब हमारे घर में यूट्यूबर आ रहे हैं, हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है। अरे यार, तुम्हें बच्चों के साथ खड़ा होना है, लोग तुमसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो ये बच्चे आज के तारीख में नेहा बोरा हों या ये रिया अहीर हों या ये जो बाकी बच्चे हों, ये राहुल गांधी के पास जाके उनको ताकत क्यों मिल रही है? उनको लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिसकी दादी को भी गोली मारी गई थी, देश के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी थी, उसको पिता को भी गोली मारी गई थी, उड़ा दिया गया था, पूरे शरीर को छत विच्छत कर दिया था। उसके बावजूद ये आदमी सीना तान के खड़ा हुआ है। और 2 महीने के अंदर ऐसी परिस्थिति इसने चेंज कर दी है कि आज के तारीख में जिस आदमी के खिलाफ कोई बोलने के तैयार नहीं होता था, आज 90% लोग उसके खिलाफ, केवल गुंडे बदमाश उसके साथ खड़े हुए हैं। लोग इसलिए इनके पास जा रहे हैं, राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी उनको मंच दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक साहब गायब हैं, उनका पता ही नहीं सोनम वांगचुक साहब कहां हैं, यही नहीं पता चल रहा है। जो लोग ये श्रेय ले रहे हैं कि आंदोलन हमने चलाया था, वो अपनी चिंता कर रहे हैं, उन बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। हम ये चाहते हैं, देखिए राजीव जी, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा स्पष्ट मानना है, ये बाइपोलर लड़ाई है। या तो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो जाएं या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। बुरा लगे अच्छा लगे, आम आदमी पार्टी मेरा ट्रोल करे, आई डोंट केयर। अगर बहन मायावती या ओवैसी टाइप लोग या अरविंद केजरीवाल टाइप लोग अगर इंडिया गठबंधन में लेकर एक समझौता करके एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड नहीं करके कसम खा के एक एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तविकता में इस प्रकार की दमनकारी सरकार फिर बन जाएगी। जो भी इंडिया गठबंधन में नहीं है, जो भी एक अम्ब्रेला के नीच में नहीं आ रहा है, जो एकजुट होकर लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा है, जो E20 में अपना अलग आंदोलन चलाने की बात कर रहा है, जो ये कहता है कि राहुल गांधी वहां पे PM हाउस के सामने जाके क्यों बैठ गए, जो कहता है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे तो उनको भी इसका दंड भुगतना पड़ेगा, इन सब लोगों को मैं एक श्रेणी में मानता हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये सब बीजेपी को मदद करने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। आज के तारीख में अगर टॉलेस्ट टावर अगर कोई खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो राहुल गांधी खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी लोग अगर नहीं करेंगे संघर्ष, तो वही समय आ जाएगा इंदिरा जी का कि इंदिरा कांग्रेस अकेले लड़ी थी, सारे छत्रप उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने इलेक्शन को स्वीप किया था। आज के तारीख में एस्पिरेशनल अगर कोई लीडर हमारे पास है, जो राहुल गांधी खुद सिद्ध कर रहे हैं, और ये विपक्षी दल नकारेपन से बाहर न निकल के सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे बल भरोसे मत रहो, अगर तुम्हें भरोसे रहना है तो या तो मोदी जी की तरफ चले जाओ या राहुल गांधी की तरफ चले जाओ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज एक पॉडकास्ट आप देखेंगे, इन्हीं छात्र संगठनों में से एक जो क्रांतिकारी युवा संगठन है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई शहरों में फैला हुआ, उनके लोगों का KYS आप लोगों ने देखा होगा, उनके लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद और काफ़ी मेहनत इस जंतर मंतर के आंदोलन को बनाने में इन लोगों ने भी मेहनत की है। एक छोटी सी वानगी दिखाता हूं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, कई लोग परेशान होते हैं, कई लोग कमेंट भी लिखते हैं परेशान होकर, ज़रा उनकी बात भी रखेंगे हम। और प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, पहले एक प्रोमो देखिए, ये अभी 8:30 बजे हम देखेंगे इस पॉडकास्ट को, देखिए। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है,
मेरे गुफ्तार की देरी ना रविश जिंदा। जो बहुत सारी जो आइडियाज़ हैं वो ज़मीन में छात्रों के युवाओं के आइडियाज़ साथ में आए हैं। हम ये बात साफ थी हमारे मन में शुरू से कि ये जो आक्रोश छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों के बीच में जो उन्हें जंतर मंतर भी ला रहा है, जो चाहते हैं कि शिक्षा बेहतर हो, बदहाल ना रहे, जो सत्य के साथ है वो इस आंदोलन से जुड़े, इस आंदोलन के साथ है। स्टेज से ये कह दिया जाता है कि ठीक है, हम लोग आगे की तरफ संसद मार्च की तरफ मूव करेंगे, पर लोग आगे जाते हैं पर एक हिस्सा पीछे जाता है। वो बहुत सारे लोगों के समझ से परे था वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग आगे गए हैं जो उनको तो नहीं मालूम चीज़ें क्या करनी है। खास तौर पे जो वो लोग जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से बाहर थे, यानी बैरिकेड के बाहर थे, वो तो वहाँ तक तो माइक की आवाज़ भी नहीं पहुँच रही थी। इसको देखेंगे आप ठीक न्यूज पॉइंट के बाद। इस पॉडकास्ट को KYS क्रांतिकारी युवा संगठन और इन लोगों का भी बड़ा योगदान जत्थों में। यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत जी। पहली बात, कॉल दिया गया, इस पूरे क्रेडिट देखिए CJP को देना पड़ेगा, इसमें कितना भी आप इसको इनकार नहीं कर सकते। CJP ने भले, और CJP से पहले क्रेडिट देना पड़ेगा किसी इंसान को, तो वो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच कहा देश के बेरोजगारों को। बाद में भले उन्होंने सफाई जो भी दी, लेकिन कॉकरोच कहा, कॉकरोच शब्द आया, कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर ये इस आंदोलन की शुरुआत होती है, तो एक मंच तैयार होता है कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पे, और उस मंच पर सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि उस मंच पर बहुत अग्रणी भूमिका में नेहा बोरा, आयशा की दिखाई देती हैं। वहाँ पर AISF के जो विराज हैं, विराज देवांग, वो दिखाई देते हैं, जो चीफ हैं AISF के। वहाँ पर SFI के भी दिखाई देते हैं। उसके अलावा इन दलों के जो इन छात्र इकाइयों के जो दल हैं, चाहे वो CPI-ML है, CPI है, CPM है, इन सब के प्रमुख नेता भी बार बार दिखाई देते हैं। इन सब का भी यहाँ पर रोल है। इसलिए CJP से लेकर इन तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जिन्होंने इसको एक आंदोलन बनाया, राहुल गांधी एक अलग, क्योंकि उस समय राहुल गांधी एक सभा करते हैं कोटा में, और उसके बाद वो 21 दिनों तक गायब हो जाते हैं, देश में नहीं रहते हैं, विदेश चले जाते हैं, लौट के आते हैं। तब तक ये कहानी CJP की और जंतर मंतर की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। राहुल गांधी सभा करते हैं, छात्रों की गूंज देहरादून में करते हैं। कई लोग हमारे कार्यक्रम से भी निराश नाराज थे कि आप राहुल गांधी से ज़्यादा उधर जंतर मंतर को क्यों दिखा रहे हो। लिखते ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पर्सनल फ़ोन कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पढ़ सकते हैं जैसे कमेंट आ रहे थे। लेकिन आज मैं उन लोगों से ही कहना चाहता हूं कि आज वो लोग जरा राहुल गांधी से पूछें कि जंतर मंतर के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। आप DB लाइव के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा राहुल गांधी से पूछिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नूतन के साथ, या मुस्कान के साथ, या रिया अहीर के साथ, क्यों कर रहे हैं पायलट गन वाले को लेके आ रहे हैं, क्यों आप जा रहे हैं मोहम्मद इरफान के घर पे। ये सब तो जंतर मंतर वाले हैं, ये लोग तो राहुल गांधी को डिरेल कर रहे थे। ये नहीं होता है। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा, उन एक आध ही दर्शक ऐसे हैं, बाकी नहीं हैं, ये समझदारी विकसित करने की जरूरत है। अगर 10 मोर्चे खुले हैं तो क्या दिक्कत है। प्रशांत जी, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव क्यों नहीं अपना मोर्चा खोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी यादव क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं उधर बिहार में, अरविंद केजरीवाल को अगर यहां दिल्ली में राजनीति करनी है तो क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं दिल्ली में, ममता बनर्जी को राजनीति करनी है तो क्यों नहीं ममता बनर्जी जो है वो खोलती हैं मोर्चा, या नवीन पटनायक अगर इन लोगों के साथ में हैं तो नवीन पटनायक उड़ीसा में क्यों नहीं मोर्चा खोलते हैं। और सब का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट जंतर मंतर है। जंतर मंतर ने इन तमाम विपक्षी दलों को, CJP कल को क्या करेगी,
बाकी छात्र इकाइयां क्या करेंगी वो छोड़ दीजिए, उनका काम है। उन्होंने जितना करके दे दिया प्रशांत जी, उसके लिए इन तमाम दलों को इन सबके चरणों में रहना चाहिए, इन युवाओं से के सामने नतमस्तक होना चाहिए कि आप लोगों ने एक मुद्दा ही नहीं दिया, बल्कि आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो दूसरे लोग, हम लोग यानी विपक्ष की पार्टियां इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, इतने साल तक, 12 साल तक नहीं कर पाए, वो इन लोगों ने कर दिखाया। लेकिन आप जब ये खिचड़ी पकाने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। और मैं यहां से जरा विपक्ष की एकता, विपक्ष के क्रियाकलाप, इन सब पे उसके विश्लेषण की तरफ जाना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं इस डिबेट को। जरूरी है कि विपक्ष के लोग भी सुने और ये देखें कि भले वो सीजेपी ने एक सरकास्टिक वे में ही इस पूरे एक सोशल मीडिया हैंडल बनाया अभिजीत दिपके ने, लेकिन आज अभिजीत दिपके ने एक बड़ा काम तो कर दिया ना। क्यों नहीं तारीफ करेंगे अभिजीत दिपके की? हां, सवालों के घेरे में हमेशा रहेंगे, मेरे सवालों के घेरे में भी हमेशा रहेंगे सोनम वांगचुक, जिनका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु जी, रहेंगे सवालों के घेरे में, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। पूछना चाहूंगा सोनम वांगचुक से कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं अभी अमलेंदु जी, क्यों राहुल गांधी उन लोगों की फिक्र करें और सोनम वांगचुक क्यों ना करें उन छात्रों की, जिन छात्राओं को, जिन लड़कियों को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, जिनकी गोलियां लगाई जा रही हैं। उस 15 साल की लड़की को आप सरेआम सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं। ये तो पूछना पड़ेगा ना। इसलिए यहां बहुत सारे सवाल इसके साथ साथ पैदा, मैं बहुत सारे सवाल यहां छोड़ रहा हूं जो आप पांचों हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपका विश्लेषण। मैंने अपनी बात रख दी बहुत सारे सवालों के साथ। प्रशांत जी, देखिए 20 जुलाई से यह आंदोलन बहुत आगे आ चुका है। राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता को करना चाहिए। वो आंदोलन जंतर मंतर का एक सिविल सोसाइटी आंदोलन था और पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अगर राहुल गांधी वहाँ मंच पे चले गए होते, मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अगर मंच पे चले गए होते तो बात ये भी आती कि हाईजैक कर रहे हैं छात्रों के मूवमेंट को। तो पॉलिटिकल पार्टी की एक लिमिटेशन होती है। हम लोगों ने तमाम लोगों की बाइट सुनी, बच्चों की, छात्रों की, जिनके माता पिता बीजेपी के सपोर्टर और वो बच्चे वहाँ आए हुए हैं। तो सिविल सोसाइटी के मूवमेंट में अभिभावकों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में दिक्कत होती है। पॉलिटिकल पार्टी की रैलियों में आमतौर पे उनके कार्यकर्ता या उनके बसों में बैठाए हुए लोग आते हैं। ये लंबी डिबेट है, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की लिमिटेशन होती है। अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो चीजें बहुत, एक तो जहां से छात्रों ने छोड़ा उस काम को पूरा करने का काम अब संसदीय विपक्ष का है, जो वो कर रहे हैं संसद के भीतर और संसद के बाहर। दूसरा जो आज उन्होंने किया है, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि रेप थ्रेट्स मिल रही हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आज ही मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग माफी मांगी उन्होंने, फेसबुक पर उन्होंने माफी मांगी है। और लेकिन वो माफी बड़ी क्रिप्टिक है, बड़ी पहेली नहीं, उन्होंने माफी इन छात्रों से, छात्राओं से, लड़कियों से नहीं मांगी है। उन्होंने माफी प्रधानमंत्री जी, तो उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री से माफी मांगे, क्योंकि इंस्टाग्राम ने मोदी जी की 12 बजे वाली रील को रोक दिया था कुछ देर के लिए, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन उनकी माफी बड़ी पहेली नुमा माफी है। उन्होंने कई बातें वहां पे कही हैं, उनकी टीम भी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी से और अश्विनी वैष्णव से भी। और उस माफी में उन्होंने ये भी कहा है कि जो डीप फेक बने हैं
उन्होंने ये भी कहा कुछ कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत पैसे खर्च हुए हैं। तो ये बड़ी क्रिप्टिक माफी है और एल्गोरिथम का बायस पे उन्होंने एडमिट किया है। अब वो कैसा ठीक करते हैं, क्योंकि सरकार लगातार ये डिमांड कर रही थी कि ये वीडियोस जंतर मंतर के हटाओ। कौन से? जो कि नारों के वीडियोस हैं, जिसमें वो बाल नरेंद्र वगैरह के जो नारे हैं, जो कल भी हम लोगों ने पॉडकास्ट में दिखाया है, तो वो सारे वीडियो हटाने की मांग सरकार लगातार कर रही है। तो मामला ये है कि जब और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन छात्राओं को धमकियां देने में, इनके प्रोफाइल को पब्लिक करने में हो रहा है। तो क्या मेटा और फेसबुक या इंस्टाग्राम इसको रोकेगा? इसलिए बड़ा जरूरी है कि पार्लियामेंट्री अपोजिशन, जो कि देखिए उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी है मेटा, फेसबुक की ओनर, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, उन युवाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिनको सोशल मीडिया के जरिए अब्यूज किया जा रहा है। अब ये उनकी भी जिम्मेदारी, इसलिए बड़ा मीनिंगफुल है। ये संदेश राष्ट्रीय स्तर पे जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है राहुल गांधी के जरिए। ये काम अभिजीत दीपके नहीं कर सकते, ये काम दूसरे लोग नहीं कर सकते, जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन कर सकता है। अब तो बॉल इनके ही हाथ में है, इन्हीं लोगों के हाथ में है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री इन छात्रों ने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी काम के लिए नहीं जाने जाते हैं, किसी विद्वता के लिए नहीं जाने जाते कि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उनकी डिग्रियों पर सवाल खड़े होते हैं। वो पंडित नेहरू की तरह स्कॉलर नहीं है, तो उनको किस लिए जाना जाता है? वो कोई बहुत अद्भुत पॉलिसी मेकर नहीं है, बहुत विजनरी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल लीडर नहीं है, भले ही वो प्रचार करते रहे। वो क्या चीज़ों माहिर है? माहिर हैं वो अपना प्रचार करने में, और उनका प्रचार दो जगह से होता है, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया। इन छात्रों ने जंतर मंतर से गोदी मीडिया की हवा निकाल दी, जो कई साल से हम लोग यहाँ पे डीबी लाइव पे कह रहे हैं। लोगों, अपोजिशन के नेताओं ने बात नहीं सुनी, वो इन छात्रों ने करके दिखा दिया, गोदी मीडिया की हवा निकाल दी। गोदी मीडिया अब नरेंद्र मोदी का काम कर रही है। जी प्रशांत जी, तो इसीलिए वो बार बार उनको रील बनानी पड़ रही है। तो ये बड़ा काम जो है इन लोगों ने कर दिया है। तो परसेप्शन के लेवल पे मोदी जी लड़ाई फिलहाल तो हार गए हैं, इसीलिए वो फेसबुक पे प्रेशर बना रहे हैं। जी समय चूंकि कम है, जल्दी पॉडकास्ट भी देखना है। शकील जी, कैसे देखते हैं आप, यहाँ विपक्ष के रोल की हम बात कर रहे हैं। राजीव जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। जी, जो काम करता है उससे अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी होती हैं। तो राहुल से इन अपेक्षाओं को होना लाजमी है, ज़रूरी है, और राहुल का काम करना भी ज़रूरी है। कुछ बातें हम बता दें आपको। एक आज राज्यसभा के अंदर एक बिल था जिसको सरकार ने जल्दी पास कराया, वो अलग बात है, वो जजों की संख्या बढ़ाने का। उसमें जो है विपक्ष ने ये सारे मुद्दे उठाए, छात्रों पे लाठीचार्ज, जुडिशरी का सवाल, जुडिशरी क्या करती है। तो हर जगह हर मौके पर विपक्ष अपना काम कर रहा है। मामला कुछ दूसरा था, आसन ने रोकने की बहुत कोशिश करी कि ये मामला नहीं है, ये बिल पास होना है, लेकिन विपक्ष को जब बोलने का मौका मिला बोलता रहा, और जब उसने देखा कि उसकी बात पूरी हो गई तो उसने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। दूसरी बात जो एक रह गई थी, बहुत ज़रूरी है, कि आज जो बच्चे आए थे, जो लड़की आई थी, उनके साथ लड़का भी था, भारत बनाई, उसने जो बात कही वो हम लोग नहीं कह पाए, बहुत जल्दी में बहुत सारी बातें होती हैं। उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसने कहा कि हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, तो धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा मांगा तो पैलेट गन चलाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस हुए, और अगर कहीं हम उस टाइम अमित शाह का इस्तीफा मांग लेते तो गोली मार देते हम।
बिल्कुल बहुत मीनिंगफुल उसने बात करी। दूसरी एक बात और कह दें संक्षेप में कि जो ये सारी बात हो रही है, देखिए कोई भी आंदोलन इसी तरह किसी एक घटना से शुरू होता है, वो कितनी घटना महत्वपूर्ण है या नहीं है ये अलग बात होती है, लेकिन वो धीरे धीरे आंदोलन बन जाता है। 1857 याद कर लीजिए, मंगल पांडे वाला, उस वक्त किसी को नहीं मालूम था। इसी तरह जब गांधी भारत में आए 1915 में, तो गांधी को भी ये नहीं मालूम था कि वो भारत को आजाद कराने के लिए आए हैं। वो तो रंगभेद के खिलाफ एक लड़ाई लड़के आए थे और यहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने की शुरुआत करी थी। तो इसलिए ये आंदोलन जो है सबका है, हम पहले दिन से कह रहे हैं किसी का नहीं है, सबका है। समस्याएं इतनी गंभीर थी कि इसको उठना ही था, और राहुल इससे पहले ही छात्रों के सवाल तो उठा ही चुके थे। बिल्कुल काकरोच की जब उन्होंने बात करी, उससे पहले काकरोच शब्द आने से पहले पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली, बेरोजगारी, ये सारे इश्यू तो उठ ही रहे थे। इसलिए छात्रों का योगदान है, राहुल का है, तो बाकी सारे विपक्षी दलों का है। कोई कहीं काम करेगा, कोई कहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि सब एक जगह जंतर मंतर पे ही आ जाए या सब एक ही जगह खड़े होके एक ही तरह काम करने लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, विपक्ष के रोल की बात हम कर रहे हैं जी। लोगों को प्रतीक्षा है कि वो आपका वो पॉडकास्ट देखें। जी जी, तो मैं अपील भी करूंगा कि पॉडकास्ट जरूर देखिए। और संक्षेप में मैं इतना ही एक लाइन में कहता हूं कि राहुल गांधी के एब्सेंस पर जैसे सवाल उठे, वैसे ही कॉकरोच आंदोलन की आव भगत, और फिर जब संसद मार्च हो गया, वो खाली हो गया जंतर मंतर, फिर दोबारा वहां लोगों को आने दिया गया, है ना, वो सारी चीजें भी हुई। या फिर सोनम वांगचुक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो पोस्ट प्रोटेस्ट छात्रों के साथ क्यों खड़े नहीं हैं। तो ये सवाल तो उठते रहने चाहिए और निश्चित रूप से इसका बाकी जवाब और दिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि सवाल उठते रहने चाहिए। जहां कहीं भी आप कमी देखिए, सरकार के खिलाफ भी, और जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनसे भी कुछ ना कुछ उनसे अपेक्षा रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत जी कैसे देखते हैं आप विपक्ष के रोल की बात? असल में मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है इसके दो अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष जो है वो संसदीय लोकतंत्र में जो विपक्ष है उसकी अपनी भूमिका का है, और दूसरा जो है वो मुझे लगता है कि जनता के जो आंदोलन है उसका अपना पक्ष है। इस आंदोलन ने वही किया जो गांधी जी ने किया था कि लोगों के अंदर से एक डर निकाल दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ निकाला था, इन्होंने मोदी जी के खिलाफ निकाल दिया है। विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस स्तर पर वो कर सकता है। ठीक है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनकी भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कांग्रेस आज भी, बीजेपी भले ही सरकार में है पिछले 12 साल से, लेकिन आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ही है। तो इसलिए कांग्रेस की अपनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए और वो बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश भी कर रही है। मेरा तो पहले दिन से ये मानना था कि ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो कांग्रेस को शुरू से ही इसके साथ जुड़ना चाहिए था। जिस तरीके से, भले ही चाहे वो पीछे से जुड़ते, सीधे सामने नहीं आके, जिस तरीके से आरएसएस तमाम सारे जो हमने, चाहे जेपी का आंदोलन हो या उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन हो, जिस तरीके से आरएसएस ने इस अनरेस्ट को कैश करने की कोशिश की, उस तरीके से ये जो जनता का अनरेस्ट है मोदी सरकार की तमाम पॉलिसीज़ के खिलाफ, उसको कैश करने की कोशिश कम से कम कांग्रेस को करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिन पर हमको ये भरोसा नहीं है कि आज वो विपक्ष में है, हो सकता है कल वो बीजेपी के साथ चली जाए। तो लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। राजीव जी बिल्कुल। बाद में 20 तारीख के बाद आईवाईसी ने, इंडियन यूथ कांग्रेस ने वहाँ छात्रों की गूंज नाम से मेडिकल हेल्प सेंटर वहाँ बनाया। कुछ लोगों ने वहाँ कुछ सामान भी, ये सारी चीज़ें, सेवा दल का भी भोजन ये सब बांटना हुआ, लेकिन ये गुपचुप तरीके से था, खुले तौर पे नहीं था। कांग्रेस आई, काफ़ी लेट आई उस जगह पे, हम लोगों ने देखा, आंखों देखी, हम लोगों ने बताया। अमलेंदु जी, क्लोजिंग आपके ज़रिए कैसे देखते हैं ओवरऑल? अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव, देखिए आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन आंदोलन के बाद जो आंदोलन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन इसके बाद जो देश की राजनीति बदल रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये काम अब राजीव जी विपक्ष का ही है कि उस राजनीति को किस तरफ लेके जाए। छात्रों को अपना एक काम करना था,
तो छात्रों ने अपना काम वो कर दिया, जो उनकी एक ताकत थी उसको उन्होंने दिखा दिया। कोई एक कहा जाए संगठित नहीं, किसी तरीके से कोई नहीं, स्वतः स्फूर्त एक तरीके से था, और उस स्वतः स्फूर्त आंदोलन ने जो जनता का गुस्सा था वो सामने लाकर रख दिया। विपक्ष को ये भी मालूम पड़ गया कि मोदी जी बहुत कमजोर हो चुके हैं, ये भी चीजें सामने आ गई। तो अब विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि छात्रों ने जो लॉ जलाई थी उस लॉ को आप आगे बढ़ाते रहिए और देश को इससे मुक्ति दिलाने का काम कीजिए। ये विपक्ष की राजनीतिक जिम्मेदारी है, जो जिस तरीके से योगदान दे सकता है उस तरीके से योगदान दे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर। अब जो भारत शर्मा जी ने भी कहा कि एनकैश करने का वक्त जो है, और इस पूरे घटनाक्रम में जो देश में उबाल है, जैसे जो जेनजी है, जेन अल्फा है, इन सबको हम बाहर आते हुए देख रहे हैं, और इन लोगों को सही राह दिखाना और इनके ज़रिए जैसे अन्ना के आंदोलन में, बाकी आंदोलनों में होता है कि विपक्षी दल मजबूती के साथ सत्ता पक्ष पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश अब विपक्ष को करने की ज़रूरत है। और क्योंकि जो काम करना था सिविल सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी ने वो काम कर दिखाया है। अब आगे का काम पॉलिटिकल पार्टियों का है। राहुल गांधी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन फिर वही कहूँगा कि बाकी